नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। शासन स्तर पर कई वार्डों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में महापौर और पार्षदों के दावेदारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने अपने प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच कार्यकर्ता अपना बायोडाटा तैयार कर वरिष्ठ नेताओं के यहां जाकर लॉबिंग भी शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रमुखता से शामिल हो रहे हैं। तो निकाय चुनाव अब कहीं ना कहीं मुहाने पर दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा हम कह रहे हैं कि दावेदार अपनी दावेदारी और पुख्ता करने के लिए तमाम इंतजामात कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत से मुद्दे हैं। परिसीमन एक मुद्दा है, रीति नीति कैसी होगी ये एक मुद्दा है, ये नीति बदलेगी या वही होगी ये एक मुद्दा है, तरीका कुल मिलाकर क्या होगा, ये तमाम विषय हैं जो कि बड़े दिलचस्प होंगे इस निकाय चुनाव में देखने को जब मिलेंगे। तो ये हम तमाम विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इसके बाद प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया था। इस बार प्रदेश की सत्ता में बदलाव हुआ है। प्रदेश में भाजपा का कब्जा है और भाजपा नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस बार का चुनाव रोचक होगा। महापौर पद के लिए अलग से मतदान होने की उम्मीद में बड़े दावेदार सक्रिय हो गए हैं। महापौर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण साबित हो गया है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा दोनों टिकट वितरण करने से पहले सर्वे भी करवाने की तैयारी कर रही है। सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगा। नागरिक निकाय चुनाव की तैयारी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव संभव। 70 से कम वार्डों वाले निकायों में होगा परिसीमन। 2011 के बाद बढ़ी है जनसंख्या, इसलिए वार्डों का परिसीमन। आचार संहिता से पहले सभी जरूरी कवायद पूरी करने सरकार मुस्तैद। महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पर मंथन हो रहा। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कई चौंकाने वाले फैसले हुए हैं। मतलब मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरे से ज्यादा नए और युवा चेहरों को महत्व दिया गया है। यही स्थिति लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में भी दिखाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी छत्तीसगढ़ को जगह दिए जाने के मामले में पहली बार के सांसद तोखम साहू को महत्व दिया गया है। ऐसे में भाजपा में नए चेहरों की उम्मीदें बढ़ गई है। भाजपा यदि इस फॉर्मूले पर काम करती है, हालांकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आल्हा का मन इस विषय पर विचार करती है और उसी का निर्णय सर्वमय होता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर एक वार्ड में जनसंख्या ज्यादा होती है तो वहां का विकास नहीं हो पाता है और इस परिसीमन करके 2 वार्डों में बांटा जाए तो दोनों ही वार्डों में समान तरीके से विकास संभव है। भैया, ये आने वाले समय में निकाय चुनाव होना है, इसको लेकर परिसीमन की जो कवायद है वो तेज हो गई है। अगर परिसीमन होती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका किस तरह से फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बात फर्क या लाभ या हानि का नहीं है। बात है जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। अगर रायपुर में 70 वार्ड है तो हर वार्ड में जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। कांग्रेस शासनकाल ने जब लास्ट में परिसीमन किया तो उन्होंने लाभ और हानि देखा। उसके लिए ये नहीं देखा कि जनता को कितनी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के जो वार्ड हैं जिनमें कांग्रेस थोड़ी मजबूत है उसे छोटा कर दिया गया। उनका मालूम था बड़े वार्ड होंगे तो हार जाएंगे, इसलिए मदर टेरेसा जैसे वार्ड मात्र 6-7 हज़ार वोटर के वार्ड है। कई बड़े वार्ड है जिसमें 17-18, 20-20 हज़ार के वोटर हैं। ये विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए। दूसरा, एक वार्ड के सारे क्षेत्र एक ही स्थान पर होने से विकास के कार्यों में मंजूरी मिलती है, विकास अच्छे से हो पाता है। कुछ क्षेत्र अगर विसंगतियां हैं तो उनको विकास की धारा में शामिल नहीं हो पाते, उनके लिए काम की स्वीकृति नहीं हो पाती है। इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनका पार्षद दल संघर्ष कर रहा है कि फिर से परिसीमन हो और युक्तियुक्त कारण से परिसीमन हो, ताकि सबको विकास के बराबर मौके मिले और कार्य बराबर ढंग से हो।
वार्डों की परिसीमन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का कब्जा का आधार इसलिए नहीं कि वार्डों का परिसीमन कैसा है। थोड़ी बहुत राजनीति होती है अपने फेवर में। कोई प्रत्याशी के अनुसार हर कोई प्रत्याशी अपने अनुसार अपने वार्डों का तो परिसीमन नहीं कर सकता। सर, वार्डों में परिसीमन होने से कांग्रेस को कितना असर पड़ेगा और काफी दिनों से निगम में कांग्रेस का कब्जा रहा, क्या इस बार भी बरकरार रहेगा? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का कब्जा का इसलिए कोई उसका आधार सिर्फ इसलिए नहीं कि वार्डों का परिसीमन कैसा है क्या नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत राजनीति उसमें होती है कि अपने फेवर में है कोई प्रत्याशी के अनुसार, तो हर कोई प्रत्याशी अपने अनुसार तो वार्डों का परिसीमन नहीं करा सकता। जो वार्डों का परिसीमन एक तकनीकी काम है, चुनाव आयोग जो है अपने तरह से वार्डों का विभाजन करती है और जनसंख्या भौगोलिक सारे क्षेत्रों को लेकर के करती है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से हम यदि देखें कि ये वार्ड हमारे लिए फेवरेबल है नहीं है, ये इस तरह से कोई प्रत्याशियों के अनुसार परिसीमन नहीं होता। परिसीमन तो होता है भौगोलिक और वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होता है। कुल नगर पालिका या नगर निगम में कितनी वहाँ की जनसंख्या है, कितने वार्ड में विभाजन किया जाना है, कितनी वहाँ जनसंख्या हो रही है, कौन से गली मोहल्ला और उसमें लेने से सहूलियत होगी मतदाताओं को, ये तमाम सारी चीज़ें देखी जाती है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा होगा या किसी को नुकसान होगा। ये इससे मैं नहीं समझता कि ये कोई कारण बनता है, कोई आधार बनता है। वार्ड परिसीमन एक प्रक्रिया है और एक प्रक्रिया के तहत जो भी होगा हम लोगों को उसी परिस्थिति में चुनाव लड़ने होते हैं और उसमें जीतने या जो भी परिणाम आता है। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव 2019 के परिणाम 24 दिसंबर 2019 को घोषित किए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश नगर निगमों में जीत हासिल की थी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे प्रमुख नगर निगम में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसलिए इस बार अब दिसंबर में पता चल जाएगा कि इस बार किसको कितनी सीट मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो बात यही है, देखिए जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि नेतागण कह रहे हैं, यही बात है कि जो प्रमुख मुद्दा है वो है कि चुनाव लड़ना, मुद्दों पर चुनाव लड़ना और उम्मीदवारों का चयन करना। लेकिन बहुत सारी ऐसी बड़ी बातें होती हैं जो कि इस चुनाव में मायने रखती हैं। परिसीमन का एक मुद्दा है, बड़ी तेज़ी से ये सामने आ रहा है और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही इस पर खुलकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा पहला ये। दूसरा मुद्दा ये होता है कि आपके निर्वाचन की जो प्रणाली होती है, जो नगर निगम होते हैं, वहाँ पर अध्यक्ष किस रीति नीति से चुना जाए, रीति कौन सी हो, अप्रत्यक्ष रीति या फिर प्रत्यक्ष चुनाव। बहुत से और भी ऐसे विषय हैं जो कि बड़ा मायने रखते हैं इन चुनाव में। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपका परिचय करवा दूं अपने खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। बीजेपी की प्रवक्ता हैं प्रीति स्वर्णकार जी हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत है। साथ ही संदीप दुबे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें थोड़ा समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये जो पूरी बातें हैं, ये जो तमाम कवायदें हैं, ये जो बड़े विषय हैं, इन विषयों से निकलकर पार्टियां इन चुनावों तक कैसे पहुंचती हैं और उसमें सफलता के लिए कौन कौन से पैमाने ऐसे होते हैं जो गढ़े जाते हैं, जिन पर चला जाता है। तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। संदीप दुबे जी, संदीप जी सुन पा रहे हैं? जी संदीप जी, मैं आपसे कर रहा हूं ये सवाल। आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि 19 में जो परिसीमन हुआ था वो परिसीमन उसमें विसंगतियां थी। ये बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अन्य भी दल हैं उनकी ओर से, कि कहीं मतदाताओं की संख्या 6,000 4,000 तो कहीं 12,000 14,000 कहीं 17,000, मतलब एक समरूपता नहीं रही मतदाताओं की संख्या के अनुसार। इससे होने वाले कामों पर, बजट के आवंटन पर और निकायों को मिलने वाली राशियों और उससे किए जा रहे कार्यों पर असर पड़ा। कुल मिला के कहना ये है। तो ये बताइए कि अगर परिसीमन होता है बराबर संख्या में
मतदाता बांट दिए जाए वार्डों में, कितनी सहमति असहमति रखते हैं इससे, दुबे जी? मैं पहली बात तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकाल में चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी बहुत सारे चुने गए हैं, कभी इस मुद्दे को नहीं उठाए हैं। ये मुद्दा तो ये सरकार इसको बना इसलिए रही है और ताकि इनको अपने हिसाब से परिसीमन करने का मौका मिले जी। दूसरा, इसमें कानूनी एक तकनीकी समस्या है जिसको कोई इस इशू को नहीं उठाया है जी। 2014 में परिसीमन के लिए सर्कुलर निकाला गया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जी। 2024 में निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग करेगी, क्योंकि लोकल जो चुनाव होते हैं उसके लिए निर्वाचन आयोग अलग होता है जी। हर स्टेट में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। अब जो है दोनों सर्कुलर मेरे सामने हैं। इन सर्कुलर में लिखा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेक्शन 10 में और म्युनिसिपैलिटी में सेक्शन 29 के हिसाब से परिसीमन होगा और उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। रूल्स में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिसीमन का मुख्य आधार क्या होगा जी। मुख्य आधार होगा उसमें जनसंख्या और वो सर्कुलर में भी लिखा है। सर्कुलर में कानूनी रूप से बड़ा स्ट्रांग है और सही है जी। अब जनसंख्या का मतलब जो है नियम में क्या लिखा है, जनसंख्या से अभिप्रेत यह है कि ऐसे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निर्धारित की गई जनसंख्या जी। इसका मतलब यह है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना को ही लेके करना है। इसमें यह नहीं लिखा है कि वोटर लिस्ट के हिसाब से कि लोकसभा में जो वोटर लिस्ट था उसके हिसाब से करना है जी। तो इसीलिए 2014 के सर्कुलर में भी यही बात लिखा है। मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं आप लोग को ही नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा जी, 2014 कोई बात नहीं। के सर्कुलर में हम देख पा रहे हैं, हम यही देख पा रहे बात हैं, लिखा है कि हम देख पा रहे हैं कि जनगणना 2011 के हिसाब से ही होगा और अभी जो मई में निकाले हैं 2024 में उसमें भी लिखा है 2011 के जनगणना के अनुसार होगा। 2021 में कोई जनगणना हुआ नहीं जी। केंद्र शासन ने 2021 की जनगणना पूरे भारत में ही नहीं कराया है। तो अब मैं इसके औचित्य पे ही सवाल उठा रहा हूँ ठीक कि है। जब 2011 के गणना से करना है तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना परिसीमन। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूँ संदीप जी, मैं प्रीति जी से। प्रीति जी, आप सुन रही होंगी जो संदीप जी पूरी बात कह रहे थे, वो पूरी बात आप सुन रही होंगी। मैं दोहराऊंगा नहीं, कहूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा इसमें। जवाब दे लीजिए, ये पूछ रहे हैं औचित्य क्या है। आप कह रही हैं कि 19 में हुआ था परिसीमन या फिर जो यहाँ पर व्यवस्था दी गई थी वो युक्ति संगत नहीं थी, अतार्किक थी। आप तार्किक तरीके से चाहते हैं, जबकि वो कह रहे हैं इसका औचित्य ही नहीं है। नहीं, देखिए जहाँ पे जैसे नगर निगम या नगर निकाय क्षेत्र है उनका विकास के लिए जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है उसका परिसीमन होना तो जरूरी है ना, उसको वार्डों में बांटना भी जरूरी है, तभी तो वहाँ का विकास होगा। जी जी। हाँ प्रीति जी, भाजपा का सिर्फ यही कहना है कि जो वार्ड बड़े हो गए हैं जिनमें जनसंख्या ज्यादा हो गई है उनका विभाजन करके उसको मतलब उनका विकास करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो सभी प्रकार के जो भी बजट आएंगे, चाहे नगर निकाय क्षेत्र में हो या नगर निगम क्षेत्र में हो, जो भी वार्डों में जो कार्य होंगे वो जनसंख्या ज्यादा हुई तो विकास कम होएगा। तो उसको छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाए जनसंख्या के हिसाब से, तो उसमें कार्य इजी होगा और विकास होगा सब तरफ में। अच्छा ठीक है। कौशल जी, आप भी सुन रहे होंगे। कौशल जी जी, ये थोड़ा सा आप भी ये बताइएगा, थोड़ा समझाइएगा कि जैसा संदीप जी भी कह रहे हैं और प्रीति जी भी जो बात कह रही हैं, ये जो विषय अभी उठा है मैं मानता हूँ एक बड़ा विषय है, क्योंकि हम भी ये देखते हैं, आप भी ये देखते होंगे, वार्डों की जनसंख्या आप देखिए तो कहीं पर 5,000 7,000, कहीं तो सीधे 17,000। बात जब होती है, जब राशि का वितरण होता है कि प्रति वार्ड कितनी राशि दी जाए, तो भाई 10-10 लाख दे दीजिए, ठीक है। विकास कार्य वो अलग एक विषय होता है, लेकिन कभी एक ऐसी
मोटी राशि देनी पड़ती है, तो दे दीजिए। तो 17,000 की जनसंख्या में वो 10 लाख क्या करेगा? चलिए 5 लाख या 3,000 जहाँ है, 17,000 में क्या करेगा? अब यहाँ 5,000 3,000 चलिए कुछ कर भी ले। बात यही हो रही है, आप क्या मानते हैं इस विषय पर, परिसीमन के विषय पर, कि क्या इसका औचित्य है, ये परिसीमन होना चाहिए? वो भी जनसंख्या, वो जनसंख्या जो संदीप दुबे जी बता रहे हैं, जो परिभाषित कर रहे हैं, वो एक दूसरी परिभाषा लग रही है। मैं जो कह रहा हूँ और जिसकी पार्टियां मांग कर रही हैं, वो परिभाषा ये है कि वार्डों में जनसंख्या लगभग समान हो। संजय जी, निश्चित तौर पर जो संदीप जी ने कहा वो 2011 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन करने की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें इसी तरह की चीजें हैं। लेकिन आप देखेंगे जब रायपुर का क्षेत्रफल बढ़ा, चाहे बिलासपुर का बढ़ा हो, कई नए गांवों को उसमें जोड़ा गया है। जी हाँ। तो इससे क्या हुआ है कि जो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो बढ़ चुकी है। और उसमें हुआ ये है कि यदि निश्चित तौर पर 2011 की जनगणना के आधार पर भी करेंगे जी, तो रायपुर के ही कई वार्ड ऐसे हैं जहां आप देखेंगे कि एक वार्ड ऐसे जहां पर 25 से 30 हजार वोटर है, और दूसरे जब देखेंगे तो वहां पर मुश्किल 10 से 12 हजार है। जी हाँ। कहीं कहीं ये जो परिस्थितियां हैं, परिसीमन की जो मांग उठ रही है, इसी लोग को लेकर उठ रही है कि जो लंबी जो दूरी है, कई पार्षद ऐसे हैं जिनको 4-4, 6-6, 8-8 किलोमीटर तक का जो दायरा है उनको दे दिया गया है, और कई पार्षद ऐसे जिनका 1 से 2 किलोमीटर में उनका जो दायरा है वो खत्म हो जाता है। जी हाँ। कहीं कहीं निश्चित तौर पर जब मूलभूत समस्याओं की जो चीजें होती है, चाहे रोड हो, नाली हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, ये जो मूल सुविधाएं हैं जिनका मूल काम है, नगरीय निकायों का मूल काम मूल सुविधाओं की व्यवस्था करना। जी हाँ। कहीं पे ये प्रभावित होता है निश्चित तौर पर बजट अलॉटमेंट जब होता है कि आप जहाँ पर निश्चित तौर पर आपने कहा एक वार्ड जिसकी जनसंख्या 25,000 है, एक वार्ड जिसकी जनसंख्या 5,000 है, तो बजट का अलॉट जी को 2-2 करोड़ देना है, तो 2 करोड़ में निश्चित तौर पर जो 5,000 जनसंख्या वाला वहां पर विकास हो सकता है। जी हाँ। लेकिन जहाँ पर 15,000 से 25,000 की संख्या है, वहां पर विकास करने में आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल आती है। बिल्कुल। आप रायपुर के एक ऐसा सीमा लगे जो संतोषी नगर जो एरिया है जी, उसमें जो टूटा है, जो ग्राम पंचायत का भी इलाका हुआ करता था, उसी नगर निगम में शामिल हो गया है। तो संतोषी नगर से टूंडा की आप दूरी देखेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर है। जी, जो एक ग्राम पंचायत एक वार्ड में जुट किया गया है, और उस वार्ड में ऑलरेडी पहले बहुत सारे लोग हैं। कहीं कहीं इस तरह की जो चीजें हैं ये विकास में बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिसीमन की जो बात की है, और दूसरी बात है कि 70 वार्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी हाँ। 70 वार्ड से ज्यादा करने के लिए भी आपको अधिनियम में बदलाव करना पड़ेगा यदि कहीं भी संख्या ज्यादा हो गई है। रायपुर की जनसंख्या आज की स्थिति में 22 से 25 लाख से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि परिसीमन की जो बात आ रही है 2011 की जनगणना की तहत किया जाना, जिसमें 12 से 15 लाख संख्या। ठीक है, मैं कौशल जी आपके पास आऊँ, लौटूंगा, एक यही इसी से जुड़ा विषय है, लौटता हूँ। प्रीति थोड़ा बताइएगा, एक और विषय आता हूँ जो निकाय से जुड़ा एक विषय जिस पर अभी फिर से चर्चा हो रही है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि पिछले हम चुनाव देख रहे थे, उसमें अप्रत्यक्ष रीति से महापौर का चुनाव किया गया था, पार्षदों ने मिलकर उनका चुनाव किया था। प्रत्यक्ष रीति होती है, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं, हर पद्धति का अपना फायदा होता है, अपना नुकसान होता है। अब क्या मान रही हैं कि आपकी सरकार क्या करने जा रही है, किस रीति से ये चुनाव होंगे? महापौर सीधे चुने जाएंगे या फिर ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी? देखिए, जो महापौर का चुनाव है, ये इस बार भाजपा का ये कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। जैसे विधायक का चुनाव होता है वैसे ही एक महापौर का भी चुनाव होता है। अभी तक क्या था, जैसे पार्षद लोग मिलके डिसाइड करते थे कि हमारा अध्यक्ष कौन रहेगा, तो उसमें विकास होने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। हर वार्डों में अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको देखा जाता था। पर जैसे भाजपा का तो यही है नारा कि सबका साथ सबका विकास, तो ऑब्वियसली जैसे यूथ को इस बार बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत यूथ को आगे आगे लाया जा रहा है, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या मंत्रालय में हो या फिर केंद्र के मंत्रालय में हो। तो ठीक उसी तरह अपने महापौर भी जो रहेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुनने के लिए भाजपा सरकार का है कि महापौर में यूथ को भी मौका दिया जाएगा, और वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो तो वो ज्यादा विकास कार्य क्षेत्र के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। संदीप जी, आपने अप्रत्यक्ष रीति को चुना था, आपके अपने शासनकाल में आपने अप्रत्यक्ष रीति को चुना था। जैसा मैं कह रहा हूँ, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। प्रत्यक्ष नीति में ये होता है कि एक बार महापौर का जब चुनाव होता है तो आला कमान का जो सीधा एक कंट्रोल होता है, कहा जाए व्यवहारिक एक नियंत्रण होता है, वो उम्मीदवारों के चयन तक होता है। उम्मीदवार एक बार चुन गया,
सीधे निर्वाचित हो गया फिर उसको 5 साल या फिर जो भी कार्यकाल हो उतने साल वो बना रहता है। अप्रत्यक्ष रीति में एक तलवार हमेशा लटकती रहती है। महापौर जो बनते हैं उनको आला कमान के कोप का भाजन कभी भी बनना पड़ सकता है, क्योंकि संख्या बल तय करेगा कि वो अब गुत्ती पर कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपने इस रीति को चुना था, क्या समझते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नीति में जो प्रीति जी जो तर्क दे रही हैं, कितना सहमत हैं आप? पहली बात तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन ने अभी तक के कानून में संशोधन नहीं किया है जी जिसमें चुनाव प्रत्यक्ष हो। अब आ जाए अप्रत्यक्ष जी में। हाँ, मेरा ये मानना है कि जी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव ज्यादा बेटर है मुझे लगता है, क्योंकि जी। पार्षद जो है एक पार्षद भी चुनाव जीत के आए हैं, उनका भी वार्डों के प्रति उत्तरदायित्व है। जी हाँ, वो अगर महापौर चुनते हैं तो एक उनके ऊपर महापौर पर दबाव रहता है। दूसरा, जी हाँ, कानून भी बनाया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव से लेके हटाए जाने का जी प्रक्रिया। हाँ, जी हाँ, अब प्रत्यक्ष चुनाव आप करते हैं तो आपको हटाने के लिए आम चुनाव कराना पड़ेगा। जी हाँ, हटाने के लिए जी जी, बहुत जो टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। मतलब भारत में एक रेयर केस सिर्फ जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, जी हाँ, जी हाँ, उसके अलावा कहीं सफल नहीं हो पाया। जी आप ये सोचिए कि किसी को हटाने के लिए पूरी जनता को वोट देना पड़ेगा फिर से। जी, वो एक बहुत टिपिकल काम है, उससे जो भी महापौर और अध्यक्ष तानाशाह हो जाता है। इसलिए हमारी सरकार ने ऐसा किया था जी, कि पार्षद से वो बंधा रहे और पार्षदों की जो पूरा समूह है, चाहे बीजेपी के पार्षद हो चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, जी, सबको लेके वो चलने की उसकी एक मजबूरी भी रहती है। ठीक है कौशल जी। और वैसे मैं तो जिस प्रकार से अभी देख रहा हूँ कि लगातार जो है मैं अपना व्यक्तिगत देख रहा हूँ कि जी, मेयर का भी जो है अधिकार पूरी तरह से माने कम कर दिया गया है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है। कौशल जी। क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड आने लग गया, हाँ जी, उसके कारण सबसे ज्यादा समस्या हो गया है जी। कि एक आयुक्त जो है उसका मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर, सबसे ज्यादा फंड वही आता है जी, तो उसमें जो है महापौर असहाय दिखता है। ठीक है कौशल जी, चूंकि समय की बात है संदीप जी, मैं आपके पास लौटता। कौशल जी आप भी थोड़ा बताइएगा, जैसा संदीप जी एक बात कह रहे हैं और प्रीति जी दूसरी बात कह रही हैं, आप भी कुछ समझते होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नीति के अपने फायदे और नुकसान। पत्रकार के रूप में आप क्या देखते हैं, कौन सी नीति? मैं तो हमेशा ये मानता हूँ पत्रकार के रूप में कि एक ही नीति एक ही रीति हमेशा हर जगह फिट नहीं होती, लेकिन फिर भी आज के प्रसंग में आज की व्यवस्था में आप क्या उचित मानते हैं, किस रीति को? देखिए संजय जी, निश्चित तौर पर जो अप्रत्यक्ष चुनाव है उसमें जिस तरह से संदीप जी ने कहा है कि सभी पार्षदों का जो दबाव रहता है और सभी पार्षद जो मेयर को चुनते हैं, अध्यक्ष को चुनते हैं, जी हाँ, तो कहीं न कहीं सभी को साथ लेकर चलने की एक मजबूरी भी रहती है। जो भी अध्यक्ष होगा, पालिका का अध्यक्ष होगा, नगर निगम का मेयर होगा, यदि वही प्रत्यक्ष आप चुनते हैं तो निश्चित तौर पर एक तानाशाही रवैया सिस्टम चलेगा कि मेयर यदि जो बन तो अपने हिसाब से नियम कायदे बनाएगा, अपने हिसाब से फैसले लेगा। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको विकास करना है तो जो अप्रत्यक्ष प्रणाली जिसमें आप पार्षद चुन लीजिए, क्योंकि यदि देखेंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली में पार्षद या मेयर या अध्यक्ष वही बनेगा जिसकी बहुमत होगी। लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली में आप देखेंगे मेयर कोई जीत जाता है और बहुमत में दूसरे पार्टी के जब लोग आ जाएंगे तो इस तरह की जो परिस्थितियां निर्मित होगी, इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं विकास बाधित होगा जी। और नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, उसमें सिस्टम को चलाने में दिक्कत होगी। तो कहीं कहीं जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ने मन बना लिया है कि प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे। हालांकि अभी कोई संशोधन हुआ नहीं, अभी मानसून सत्र आने वाला है, हो सकता है उस सत्र में इस तरह की डिसीजन ले लिए जाए। तो अभी तो ये भविष्य के गर्त में है कि क्या कहाँ पर क्या करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की शुरू से ये मांग रही है कि हम जो पालिका के जो अध्यक्ष हैं, नगर निगम के जो मेयर उनके चुनाव सीधे कराए जाए, ताकि उससे उनको, क्योंकि सरकार में जब बैठते हैं तो बड़े चुनाव जीतने में काफी आसानी होती है, क्योंकि पार्षदों का चुनाव होता है। आप देखेंगे 15 साल कांग्रेस की शासन है, आप नगर निगम में देखेंगे तो राजधानी रायपुर जैसे जगह में पिछले 15 साल से, हालांकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन मेयर कांग्रेस का रहा है। तो कहीं न कहीं जो स्थिति है, विकास तो होते हैं लेकिन विकास के जो दबाव है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और कहीं न कहीं जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चुनाव के अलग अलग फायदे भी हैं और नुकसान भी है, क्योंकि सरकार क्या चाहती है वो तो डिसाइड करेगी जल्द ही।
क्योंकि आगामी 2 से 4 महीने बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं जी और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से भी ये बयान आ रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से ही कराए जाएंगे। जी। तो बिल्कुल जैसा कि हमने चर्चा की तमाम मुद्दों पर, चूँकि समय की बाध्यता है तो चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। प्रीति जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप दुबे जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कौशल स्वर्णवेर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम जो तमाम विषयों पर बात कर रहे थे, देखिए अभी बात यही कह सकते हैं कि ये बात पूरी हो गई। बहुत से और भी विषय हैं लेकिन चूंकि समय की बाध्यता होती है, लेकिन हमने जो चर्चा की परिसीमन का एक विषय है, अध्यक्ष जो प्रणाली है चुनाव की वो दूसरा विषय है, और भी कुछ बड़े विषय हैं जो कि मायने रखते हैं इन निकाय के चुनावों में। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।